कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अपनी टीम के लिए हर तरीके से सरवाइव करते हैं, हर मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में आकर रन बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अंडररेटेड रह जाते हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में कुछ खिलाड़ी जो कि सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है केएल राहुल का। केएल राहुल ने जिस तरीके से इस सीरीज में बल्लेबाजी करी है वो काफी शानदार रही, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी चर्चा उतनी नहीं हुई है। दूसरा जो प्लेयर रहने वाला है मेरी टीम में वो है रविंद्र जडेजा, जिन्होंने अपना शानदार प्रदर्शन दिखाया। स्पेशली अगर बल्लेबाजी की अगर बात करी जाए तो उन्होंने जिस तरीके से इस सीरीज में रन बनाए हैं वो काफी शानदार रहा है। और लास्ट जो टॉपिक रहने वाला वो रहने वाला इंग्लिश टीम के कप्तान बेन स्टोक्स, जो कि जिन्होंने अपनी गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में अगर लास्ट मैच को अगर देखा जाए तो काफी शानदार उन्होंने खेल दिखाया है। एक एक करके कर लेते हैं सबकी बात। हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक टॉक वी में। आई रियली होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे। आज का जो मेरा सबसे पहला जो टॉपिक रहने वाला है इंडिया वर्सेस टेस्ट इंग्लैंड सीरीज के जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा केएल राहुल का। केएल राहुल अगर शुरुआती मैच से अगर देखी जाए, जो कि पहला मुकाबला बर्मिंघम के जो खेला गया था लीड्स के, तो उस मुकाबले से अगर देखा जाए तो केएल राहुल की जो बल्लेबाजी रही वहां पर उन्होंने पहली इनिंग में 42 रन बनाए थे, और उसके बाद सेकंड इनिंग जो रही थी वहां पर उन्होंने 137 की पारी खेली थी। तो लगातार उन्होंने कंटिन्यू अपने जो प्रदर्शन को अच्छे से अच्छा किया है। मतलब पारी बाई पारी जिस तरीके से वो अपने जो फॉर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं, अच्छी से अच्छी स्थिति में अपनी टीम को लेके जा रहे हैं, तो काफी शानदार है। लेकिन इस खिलाड़ी की उतनी चर्चा नहीं हुई कि जितनी होनी चाहिए थी। मतलब शुरुआत में अगर देखा जाए तो पहले मुकाबले में रन बनाए, दूसरे मुकाबले में अगर देखा जाए तो वहां पर अच्छे रन नहीं बन पाए थे इनके। सेकंड इनिंग में हाफ सेंचुरी जरूर लगाई थी उन्होंने, जो खेला गया था एजबस्टन के मैदान पर। लेकिन अगर केएल राहुल की अगर बात करी जाए तो काफी क्लास प्लेयर हैं, और 2021 में जब रोहित शर्मा के साथ में यहाँ पर उन्होंने बल्लेबाजी करी थी तो तब भी उन्होंने लॉर्ड्स के मैदान पर सेंचुरी लगाई थी, और उसके बाद जो तीसरा टेस्ट मैच यहाँ पर रहा वहां पर भी उन्होंने लॉर्ड्स के मैदान पर सेंचुरी लगाई। और स्पेशली सभी बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा जिन्होंने 2021 की जो टेस्ट सीरीज थी इंग्लैंड के खिलाफ, वहां पर उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और रन्स भी बनाए थे, तो उनकी जो कमी थी उसको बिल्कुल भी खलने नहीं दिया है भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए। लेकिन जो खिलाड़ी मतलब हमेशा अंडररेटेड रह जाता है, उस पर काफी सवाल उठते हैं कि कभी ये स्लो खेलता है या फिर अच्छी एवरेज से इसके रन नहीं बनते। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो खिलाड़ी है वो अपनी क्लास और कंसिस्टेंसी के लिए इस सीरीज में जाना गया है, लेकिन उसको उसके बावजूद भी इतना तवज्जो नहीं दिया गया है। अगर केएल राहुल के स्पेशली सीरीज के अगर रन बनाए देखे जाए, 4 मैच जहां पर उन्होंने खेले 8 इनिंग में, तो वहां पर उन्होंने लीड्स के मैदान पहला जहां पर 42 रन की पारी खेली थी पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में 137 रन बनाए थे, और उसके बाद जो एजबस्टन के मैदान पर बर्मिंघम में पहली इनिंग में 2 रन पर जरूर आउट होते, लेकिन दूसरी इनिंग में फिर शतक बनाया था। फिर उसके बाद लॉर्ड्स के मैदान पर लंदन में, तो वहां पर उन्होंने 100 रन बनाए थे, 100 रन पर आउट हुए थे लॉर्ड्स के मैदान पर। वहां पर लॉर्ड्स के जो ऑनर बोर्ड है वहां पर उन्होंने एक बार फिर से अपने नाम लिखवाया था, जो कि एक बार पहले कर चुके हैं 2021 में। वहां पर उन्होंने 129 रन की पारी खेली थी, और सेकेंड इनिंग में उन्होंने 39 रन बनाए थे। चौथे मुकाबले की भी अगर बात करी जाए तो 46 रन उन्होंने पहली इनिंग में बनाए, और उसके बाद जिस तरीके से सेकंड इनिंग में 0 for 2 था, उसके बाद अपनी जो इनिंग थी उसको बिल्ड किया। और लेकिन अनफॉर्चुनेट जरूर होंगे कि वहां पर 90 रन पर आउट हुए, लेकिन जो पारी खेली थी सुमन गिल के साथ में, जो उनकी पार्टनरशिप रही थी अपनी टीम के लिए, वो बेहद ही खास रही थी। ये कह सकते हैं कि केएल राहुल कंसिस्टेंसी की एक तरीके से मिसाल है। जिस तरीके से वो शॉट खेलते हैं, कवर ड्राइव ले लो, ऑन ड्राइव ले लो, या फिर कट शॉट ले लो, वो काफी शानदार रहते हैं उनके। अब सेकंड जो टॉपिक रहने वाला वो रहने वाला बेन स्टोक्स का, जो कि इंग्लैंड टीम के कप्तान, इंग्लिश कप्तान, जो कि अगर 2025 की इसी साल की अगर बात करी जाए तो जनवरी में उनकी सर्जरी हुई थी, चोटिल थे। उसके बाद जिस तरीके से वहां पर आए अपनी टीम के लिए, और T20 और ODI से उन्होंने अपने आप को दूर रखा, टेस्ट क्रिकेट पर ही फोकस किया। और उसके बाद जिस तरीके से इस सीरीज से पहले भी हम बात कर रहे थे कि इस सीरीज में बेन स्टोक्स डिफाइनिंग प्लेयर हो सकते हैं इंग्लैंड टीम के लिए, और वही हमें देखने को मिला। और उनकी गेंदबाजी से अगर बात करें पहले, तो जो पहला मुकाबला रहा था वहां पर उन्होंने पहली इनिंग में 5 विकेट लिए थे 72 रन देके 24 ओवर में।
तो काफी शानदार उन्होंने गेंदबाजी करी थी उस मुकाबले में, जो लीड्स के हेडिंग्ली के मैदान पर खेला था, माफ कीजिएगा। और दूसरी इनिंग में उन्होंने 1 विकेट लिया था 33 रन देके। और गेंदबाजी के अगर प्रदर्शन से अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो 4 टेस्ट मैच खेले गए वहां पर उनकी काफी शानदार गेंदबाजी रही है। और वहीं अगर बात करें जो लास्ट मुकाबला अभी खेला गया ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर, तो वहां पर भी उन्होंने चौथे टेस्ट में पहली इनिंग में 5 विकेट लिए 72 रन देकर उन्होंने। तो अगर देखें उनके जो 12 साल का जो करियर रहा है, उन्होंने 12 साल के अपने करियर में सबसे ज्यादा जो गेंदबाजी करी वो इस टेस्ट सीरीज में करी है। और वो इस टेस्ट सीरीज के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, 17 विकेट उनके नाम में। दूसरे नंबर पर जसप्रीत बुमराह हैं ऑफ कोर्स। लेकिन जिस तरीके की गेंदबाजी बेन स्टोक्स के देखने को मिली है इस सीरीज में, और जिस तरीके से अपने स्पेल को कंटिन्यू करते जाते हैं, वो मुकाबला मुझे याद आता है तीसरा वाला लॉर्ड्स के मैदान पर, जहां पर इंडिया के 2 विकेट्स बचे थे। और वहां पर जिस तरीके की गेंदबाजी बेन स्टोक्स ने कंटिन्यू किया, हालांकि उस मुकाबले में काफी क्लोज गया था वो मुकाबला, भारतीय टीम को वहां पर हार मिली। रविंद्र जडेजा का एक तरफ से खड़े रहे, कोई साथ नहीं मिला, अनफॉर्चुनेट जरूर रहे वहां पर इंडियन क्रिकेट। लेकिन वहां पर जिस तरीके से बेन स्टोक्स ने अपने जो स्पेल को कंटिन्यू करते गए वो वहां पर, वो काफी शानदार रहा था। और स्पेशली अगर बल्लेबाजी में भी अगर बात करें तो वो शुरुआती मैचों से अगर देखा जाए तो बेन स्टोक्स की बल्लेबाजी इस सीरीज में काफी ज्यादा अच्छी नहीं रही थी। उनकी पहली इनिंग की अगर बात की जाए 20 रन वहां पर बनाए थे 52 बॉल में। और उसके बाद सेकंड इनिंग में पहले मुकाबले की 33 रन बनाए थे 51 बॉल में। उसके बाद सेकंड इनिंग में 0 पर आउट हुए, डक पर आउट हुए। फिर उसके बाद दूसरे मैच की टेस्ट सेकंड इनिंग में 33 रन बनाए। लेकिन तीसरे मुकाबले में 44 पहली इनिंग में, और दूसरी इनिंग में 33 रन बनाए। और चौथे मुकाबले की पहली इनिंग में वहां पर उन्होंने जिस तरीके से सेंचुरी लगाई, काफी टाइम बाद उनकी जो सेंचुरी आई, वहां पर 141 रन वहां पर उन्होंने रन बनाए। और उसकी बदौलत ही, और जो रूट की जो पारी थी वहां पर इंग्लैंड टीम ने 300 से ज्यादा रन की लीड भारतीय टीम के आगे रखी। काफी ज्यादा बहुत बड़ी लीड थी, जो कि काफी आसान नहीं था भारतीय टीम को वहां पर उस लीड को चेस करना। लेकिन वहां पर बल्लेबाजी में ऑफकोर्स करके दिखाया हमारे बल्लेबाजों ने। लेकिन जो बेन स्टोक्स की जो परफॉर्मेंस रही है वो काफी शानदार रही है। प्लेयर ऑफ द मैच रहे लॉर्ड्स के मैदान पर भी, और यहाँ पर ओल्ड ट्रैफर्ड में भी, मैनचेस्टर के मैदान पर। तो ओवरऑल उनका जो प्रदर्शन रहा है वो काफी अपनी टीम के लिए काफी शानदार रहा है। और लास्ट टॉपिक जो रहने वाला है वो रहने वाला है मेरा रविंद्र जडेजा। सर रविंद्र जडेजा इस सीरीज से पहले सभी जो क्रिकेट फैंस है जो काफी मेरे को सुनने को मिल रहा था कि बहुत सारे जो क्रिकेट फैंस थे जो रोहित और विराट के रिटायरमेंट के बाद सभी ये सोच रहे थे कि रविंद्र जडेजा भी रिटायरमेंट ले लेंगे अभी कुछ टाइम बाद ही, या फिर 1 टेस्ट मैच खेलेंगे, 2 टेस्ट मैच खेलेंगे, उसके बाद वो भी अनाउंस कर देंगे कि आई विल रिटायरमेंट फॉर टेस्ट क्रिकेट। तो ये काफी सारे सवाल जवाब उन पर उठ रहे थे। और जिस तरीके से उनका जो पहला मुकाबला गया बल्लेबाजी में, उसके हिसाब से भी बल्लेबाजी में उनके इतने रन नहीं बने थे। लेकिन जिस तरीके से उसके बाद अपनी बल्लेबाजी में जिस तरीके से उन्होंने कंटिन्यू रन बनाए हैं वो काफी शानदार रहा है। स्पेशली अगर पहले मुकाबले से उनकी बल्लेबाजी के अगर बात करें तो जो बल्लेबाजी उनकी रही पहले मुकाबले में हेडिंग्ली के, वहां पर उन्होंने 11 रन बनाए पहली इनिंग में। दूसरी इनिंग में 25 पर नॉट आउट रहे थे। और दूसरा मुकाबला जो खेला गया था वहां से उनकी जो बल्लेबाजी की धार थी वो लय जो थी वो वापस वहां पर उनकी लौट कर आई। दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में वहां पर उन्होंने 89 रन की पारी खेली। काफी शानदार जो इनिंग रही थी, अपनी जो मुश्किल सिचुएशन में भारतीय टीम थी वहां पर उन्होंने 89 रन की पारी खेली। और सेकंड इनिंग में भी वहां उन्होंने 69 रन की पारी खेली। तो वो काफी शानदार रही थी। उसके बाद जिस तरीके से अपनी टीम के लिए जो कंटिन्यू उन्होंने रन बनाए, जो तीसरा टेस्ट मैच था वहां पर पहली इनिंग में उन्होंने 72 रन की पारी खेली, और उसके बाद सेकंड इनिंग में 61 नॉट आउट बनाए। और तीसरा जो टेस्ट मैच था वहां पर उन्होंने चौथे में 20 रन पहली इनिंग में बनाए और सेकंड इनिंग में 107 नॉट आउट बनाए। तो वो अपनी टीम के लिए काफी शानदार रहा उनका प्रदर्शन, और मैच को ड्रॉ कराया। सबसे बड़ी बात ये रही कि भारतीय टीम जहां पर 0 पर 2 हो चुके थे, इंग्लैंड हावी था भारतीय क्रिकेट टीम पर, वहां से जो साझेदारी आई केएल राहुल और शुभमन गिल के बीच में, उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा के बीच में जो पार्टनरशिप हुई, उसकी बदौलत भारतीय टीम ने उस मुकाबले को ड्रॉ कर दिखाया।
काफी शानदार बल्लेबाजी उनकी रही है और सभी बल्लेबाजों की स्पेशली अगर बात करिए तो उनकी। और चौथे नंबर पर है, पहले नंबर पर अगर बात करिए सबसे ज्यादा मोस्ट रन जो इंडिया की तरफ से बनाए हैं कप्तान सुमन गिल ने 722 रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर के राहुल 511 रन उनके नाम है। तीसरे पर ऑफकोर्स 471 रन के साथ ऋषभ पंत है जो कि रूल्ड आउट हो चुके हैं इस टेस्ट सीरीज से। और चौथे नंबर पर सर रविंद्र जडेजा, काफी शानदार उन्होंने इस इनिंग में इस टेस्ट सीरीज में बल्लेबाजी करी है। और गेंदबाजी में अगर देखा जाए तो गेंदबाजी उतनी खासा नहीं रही थी उनकी। तो पहली टेस्ट की अगर बात करें तो वहां पर उनको कोई विकेट नहीं मिला था। दूसरी इनिंग में वहां पर उन्होंने एक विकेट जरूर लिया था। और दूसरे टेस्ट में अगर देखा जाए तो वहां पर पहली इनिंग में उनको फिर दोबारा विकेट नहीं मिला था, दूसरी इनिंग में एक विकेट लिया था। तो उसके बाद तीसरा टेस्ट में एक विकेट लिया, फिर दूसरी इनिंग में उनको विकेट नहीं मिला। इतने सारे विकेट्स नहीं मिले थे, लेकिन जो चौथा टेस्ट है वहां पर उन्होंने पहली इनिंग में 4 विकेट लिए थे जो कि काफी ज्यादा किफायती रहे थे वहां पर। और भारतीय टीम के लिए पॉजिटिव साइन रहा था वो जो गेंदबाजी रही थी। और सेकंड इनिंग की गेंदबाजी नहीं आई। तो इस वजह से जो तीन जो मेरे प्लेयर्स थे वो काफी शानदार उनका प्रदर्शन रहा है अगर इंग्लिश कप्तानी की साथ में बात करी जाए तो। लेकिन उनका जितना चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा हमें देखने को नहीं मिली है। आपको क्या लगता है कि ये सब चर्चा इनके बारे में होनी चाहिए थी या फिर नहीं होनी चाहिए? मेरे अंदर तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। वेल, आज के लिए बस इतना ही है। जब तक के लिए वीडियो पर अगर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि हमारी जो भी क्रिकेट से रिलेटेड जो भी वीडियो होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। टेक केयर, थैंक यू।